हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेटर राजीव। सामाजिक विज्ञान के इतिहास में चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर जो फर्स्ट है, इसके 4 वीडियोज आए थे। उसमें हमने बात किया था कि आखिर जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और ये राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ इसके कारण कौन कौन से देशों से राजतंत्र को हटा करके वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर से जर्मनी में, इटली जैसे देशों में जो छोटे छोटे राज्य थे उनका एकीकरण कैसे हुआ। अब ये जो राष्ट्रवाद वाली भावना थी, अब वहाँ से चल करके इंडिया तक पहुँच चुकी थी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को अपना जो राष्ट्र था उसको अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में, या फिर अपने कंट्री के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे निजात पाने के लिए कैसे राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनका योगदान रहा। ये चैप्टर पूरा उन्हीं के बारे में है। ये जो चैप्टर है इसके टोटल 3 वीडियो आएंगे, 3 लेक्चर्स होंगे। और ये जो टोटल वीडियो होगा ये पूरा का पूरा हिंदी में होगा, और इसके जो जो नोट्स भी होंगे वो भी आपको हिंदी में भी अवेलेबल होंगे। सो लेट्स बिगिन। राष्ट्रवाद का जो डेफिनेशन था हम पहले ही देख चुके थे कि अब जब भी किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो उस भावना को बोलते हैं राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र के विकास पे, राष्ट्र के बनने पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो जब भारत के राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में छिड़ गया था पूरे विश्व में। अब उस प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है वो लड़ाई लड़ रही थी जर्मनी के खिलाफ, और भारत जो है उस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम होने के कारण जो ब्रिटिश एम्पायर्स थे, ब्रिटेन के जो वायसराय हुआ करते थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया कि बिना इंडिया के जो नेता थे उनसे पूछे, क्या दिया कि इंडिया के जितने भी सैनिक हैं वो क्या करेंगे, इंडिया के जितने भी सैनिक हैं वो अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक दो तीन मैप दिखाता हूँ पहले। ये यूरोप का मैप है बेसिकली। यूरोप के मैप में ये जो सेंटर में 3 कंट्री देख रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, ये 3 कंट्री जो थे ये सेंटर में पड़ती हैं। ये एक तरफ थी। एक तरफ कहने का मतलब कि जो लड़ाई लड़ रहे थे ये 3 देश एक तरफ थे। बाकी जो देश देख रहे हैं ये येलो कलर में और पिंक कलर में, ये ये जो येलो कलर की कंट्री देख रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं? ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है और रसिया है। ये जो कंट्री थी ये दूसरे साइड से लड़ रही थी, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई इसके पीछे अब बहुत सारा रीजन है। तो ये देशें लड़ रहे थे, तो जो बीच में जो 3 देश हैं इनको बोलते थे केंद्रीय शक्तियां। और ये जो येलो कलर में आप देश देख रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, इनको बोलते थे मित्र राष्ट्र। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था वो मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे यूरोप के कंट्री भी थे, वो क्या थे, न्यूट्रल थे, उनको युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, जैसे स्पेन, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पे नेदरलैंड है। ये सारी कंट्री जो है, नॉर्वे, स्वीडन है, ये सारी कंट्रियों को युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। तो ये न्यूट्रल थे, यानी युद्ध कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उससे भी नहीं मतलब था, और इसमें उनको कुछ पार्टिसिपेट भी नहीं करना था। बाकी की ये जो कंट्री हैं, चूंकि बहुत सारे रीजन है, क्लास 9th में इसके बारे में पढ़े होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इसमें से जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन जो देश था, ये जो देश था इसके अदर पूरे विश्व में बहुत सारे देशों पे इनका कंट्रोल था, जिन्होंने गुलाम बना के रखा था बहुत सारे देशों को। उसमें से भारत भी जो था एक ग्रेट ब्रिटेन का क्या था, गुलाम देश था। तो लड़ाई तो हुई थी यूरोप में। अब चूंकि यूरोप में शुरू हुआ था तो बाकी देश भी इसमें कूद पड़े थे। एक और मैप है आपके सामने, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यूरोप हो गया। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें से ब्रिटिश एम्पायर कहाँ कहाँ था अभी। इस मैप को देखिए। इस मैप में ये जो कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन, ये कंट्री ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन के जो एम्पायर थे बड़े बड़े वो कहाँ थे, ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। देख रहे हैं कनाडा, इन्होंने कनाडा को गुलाम बनाया था, ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया था, ये इंडिया को गुलाम बनाया था। ये देख रहे हैं, ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। और ये जो है ये इजिप्ट है, सूडान है, यहाँ पे सोमालिया है। ये सारी कंट्री जो थी ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी। अब चूंकि इनके जो सैनिक थे इस देश में भी थे, इस देश में भी थे, इस विदेश में भी थे, इंडिया में भी थे सैनिक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इन्होंने ये कहा कि
मेरे उपनिवेश में जितने भी सैनिक हैं वो हमारी तरफ से लड़ेंगे। सेम तरीके से कुछ जो फ्रांस है, उसका जो पड़ोसी देश था, उसके भी अलग अलग देशों में कॉलोनी थी। तो कॉलोनी जो थी, ये जैसे कि अफ्रीका में इनकी कॉलोनी थी, यानी अफ्रीका में बहुत सारे देशों को फ्रांस ने गुलाम बनाया, तो उनको बोलते हैं फ्रांसीसी उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो है कंट्री थी। ये मैप देखिए, एक और मैप है आपके सामने। तो ये जो देख रहे हैं, पहले कलर कोडिंग समझिए। ये जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर मतलब कि केंद्रीय जो शक्तियां थी, ये जो रेड कलर जहां जहां जिस कंट्री को देख रहे हैं, ये कंट्री बेचारी थी एक साथ में, एक साइड में। और जो दूसरी कंट्री थी, ये सारी कंट्री का जो ग्रुपिंग था एक साइड, दूसरे साइड से लड़ रहा था। तो देख रहे हैं, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये फ्रेंच अफ्रीका हो गया। जो फ्रेंच देश है अफ्रीका में, बहुत सारे कंट्री को देखिए, पूरा का पूरा जो नदन नदन अफ्रीका है, इसको गुलाम बना के रखा था इन्होंने फ्रेंच कॉलोनी में। साउथ में भी वही कंडीशन थी। और पूरा का पूरा रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड, और ये रहा आपका रोमानिया। इतनी सारी कंट्री एक साइड से लड़ रही थी, और दूसरे साइड से मात्र ये दो तीन कंट्री जो देख रहे हैं आप, जिसमें बहुत बड़ी कंट्री थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली हो गया, और ये कुछ जो है थोड़े से टर्की हो गया, जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ये सारी कंट्री जो है दूसरी साइड से लड़ रहे थे। इसी कारण ये जो युद्ध हुआ, इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जो स्टार्ट हुआ कब? 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। आप देख रहे हैं ना, जो लड़ाई हुई थी एक या दो देशों के बीच से शुरू हुई थी, और इसकी चपेट में, इसकी आंख में पूरा का पूरा जो विश्व जो है पहुंच चुका था। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री थे, ये स्पेन के गुलाम थे, ये स्पेनिश उपनिवेश थे। स्पेन जो देश है यूरोप का, उसके गुलाम थे। और स्पेन तो इस युद्ध से उसका कुछ लेना देना ही नहीं था, इसीलिए ये पूरे के पूरे देश इससे साइड से अलग थे। अब ये समझ चुके हैं। तो जब ये युद्ध होता है किसी भी कंट्री में, तो युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो भी कंट्री युद्ध को सपोर्ट करती है, तो उनके जो सैनिक है उनको सैलरी देना, उनके लिए खाने पाने का व्यवस्था करना, हथियार खरीदना, बहुत सारे जो है खर्चे होते हैं। तो हुआ क्या कि अब इंडिया के भी सैनिक जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो पार्टिसिपेट करने के कारण जो युद्ध हो रहा था, तो जो सरकार थी उसके रक्षा संबंधी जो खर्चे थे, रक्षा संबंधी खर्चे का मतलब सैनिकों को राशन पानी पहुंचाना है, उनके लिए वेपन्स खरीदने, हथियार खरीदने, उसके लिए रक्षा संबंधी जो खर्चे जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। अब ये जब बढ़ेंगे, तो इसके लिए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने उसको कंप्लीट करने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला चीज, उन्होंने दूसरे देशों से कर्ज लिया। दूसरा, इंडिया में जो टैक्स था, टैक्स सिस्टम, उसको बढ़ा दिया। अब ये टैक्स जुटाने के लिए क्या किया, उन्होंने इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया, जो लोगों की आमदनी हो रही थी। और दूसरे देशों के साथ जो व्यापार पे होने वाला जो टैक्स लगाया जाता है, कस्टम टैक्स, उसके भी बढ़ा दी। अब इसके कारण क्या हुआ कि जब टैक्स बढ़ाया सरकार ने, तो भारत में जो नेसेसरी वस्तुएं थे, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, ये चीज़ें खरीदना, सब्जी खरीदना, जो पेट्रोल डीजल हो गया, ये सारी चीज़ों के जो दाम जो है आसमान में लगे, बढ़ने, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। तो जब कीमतें बढ़ी, तो लोगों को हुई दिक्कतें। अब लोगों के दिक्कतें होने के कारण क्या हुआ कि जो लोगों को दिक्कतें हुई, लोग हंगामा तो करेंगे ही, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। किसान कहते थे कि क्यों टैक्स बढ़ा रहे हो। फिर से जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी इसके खिलाफ थे। और इसके साथ ही अब चूंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा लाखों, 2 या 3 लाख सैनिक जो है इंडिया से फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें मारे गए थे। तो इसमें जो युद्ध में सैनिक जाते थे, तो जबरदस्ती सेना में गांव से जो है लोगों को उसमें क्या करते थे, युद्ध में घसीट लेते थे। अंग्रेज उनको जबरदस्ती सैनिक बना करके प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंडिया में चल रही थी। और इसके साथ ही क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे भागों में क्या हो गया कि सूखा पड़ गया था, तो उपज खराब हो जाने के कारण जो है क्या, फसल में कमी हो गई। इसके साथ ही में क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी आ गई, जैसे अभी कोरोना नाम की बीमारी है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वैसे इन्फ्लुएंजा नाम की उस टाइम की क्या हो गई, महामारी फैल गई। और महामारी फैलने के कारण जो है कई लाख लोग मारे गए थे। 1921 में एक जनगणना हुई थी, तो ये पता चला कि लोग भूखमरी के कारण, इस महामारी के कारण कम से कम 120 से 130 लाख लोग जो है इंडिया में मारे गए। तो जब ये 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, उसी टाइम में महात्मा गांधी,
जिनको बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, वो 1915 में वो 1915 में इंडिया लौटे। कहाँ से लौटे? वो लौटे साउथ अफ्रीका से। ये कंट्री देख रहा है ये, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कंट्री आज जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। तो ये गांधी जी 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में ये इंडियन ओशियन पार करके यहाँ गए थे। ये पेशे से वकील थे, तो इनके एक भैया थे पटीदार में जान पहचान के, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। और वहाँ पे केस जीत करके वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ के लोगों को न्याय दिला करके 1915 में ये कहाँ लौटे थे? इंडिया लौटे। तो जब इंडिया लौटे तो इन्होंने, जब वो अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो गोरे लोगों की गवर्नमेंट थी। सरकार जो थी गोरे लोग चलाते थे, और देश में रहने वाले लोग थे काले। तो काले लोगों के साथ सरकार जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी। तो उस भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने एक विचारधारा अपनाई थी, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब अपने लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना। कौन से मार्ग पे? चल के सत्य के मार्ग पे, इसीलिए उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो गांधी जी ने क्या किया कि कहा कि अगर हमको अपनी मांग सरकार से मंगवानी है, तो ना तो हमको हथियार उठाने की जरूरत है, ना तो हमको क्रांतिकारी बनना है, ना किसी से लड़ाई करनी है। बस क्या करना है? सत्य की राह पे चलना है, विनम्रता के साथ सरकार से निवेदन करना है कि आप ये काम करना बंद कर दीजिए, हमारे राइट्स दीजिए। अगर वो हमें मारते भी हैं, हमें कुछ उसका जवाब नहीं देना है। उन्होंने एक नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म अस्ति। अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है? हथियार है। तो इसको, अब इनकी जो विचारधारा थी, पहले लोग तो नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी का जो जन समर्थन मिलने लगा, तो उन्होंने आंदोलन करने का एक अच्छा तरीका अपना लिया, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। इसके सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? आपका मकसद कोई भी हो, मकसद अगर सही है, तो अगर सही मकसद के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर जो अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, अत्याचार करने वाले लोग हैं, उसके पास इतनी ताकत नहीं बन जाएगी कि वो आपके खिलाफ क्या करेगा? अत्याचार करेगा। और जब आप ये विचारधारा अपनाते हैं कि हम सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा जो है ये लड़ाई जीत सकते हैं। गांधी जी का ये मानना था कि आपकी जो भी मांग हो, आप आपके साथ जो भी अत्याचार हो, उससे खिलाफ आप क्या कर सकते, उससे उबर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। तो गांधी जी ये विचारधारा जो है वहां से सीख करके आए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किया था इतने सालों में। और वहां से जो रंग भेद की नीति थी कि शरीर के कलर के आधार पे जो सरकार जो है उनके जो काले लोगों का हक जो है छीन ले रही थी, उसको गांधी जी ने दिलाया। इसका भरपूर प्रयोग करके आए। कहाँ से? वो अफ्रीका से। तो जब ये आए इंडिया में, तो इंडिया में 1915 में आ गए। तो पूरा एक साल तक, 1915 से लेके 1916 तक, पूरे एक साल तक पूरी इंडिया में घूम घूम करके ये लोगों का हाल चाल जाने कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो जमींदार हैं, इनकी कंडीशन क्या है, अंग्रेज कैसे शासन कर रहे हैं। जब ये सारा के जान लिए, उसके बाद में इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी 1917 में, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में, जो बिहार में एक जगह है, तो वहाँ के लोग किसानी करते थे, खेती करते थे। नील जो है बोलते थे, नील किसान थे। तो सरकार ने क्या किया अचानक कि जो नील बो रहे थे, तो नील बोलने में क्या दिक्कत है कि एक बार जब नील की खेती करेंगे आप, तो जमीन जो है बंजर हो जाती थी। तो अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे कि नहीं, उसको करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो एक बार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती क्या किया कि नील की खेती बंद करवा दी, क्योंकि जर्मनी में कुछ जो है सिंथेटिक कलर बन गए थे। तो वहाँ के लोगों को बोला गया कि अब ठीक है, जो अग्रीमेंट होता था कि 5 साल तक नील की खेती करनी है। अब उसके बाद जो पैदावार होती थी, अंग्रेज उसको खरीदते ही नहीं थे, खरीदते भी थे तो कम पैसे में उसको खरीदना चाहते थे। तो इसके कारण जो है वहाँ के जो किसान थे परेशान थे, या तो हमको खेती बंद करिए, हमारे जो पैसे यहाँ लौटाया जाए। तो मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी को वहाँ बुलवाया गया। गांधी जी वहाँ धरना किए और वहाँ के जाके मजिस्ट्रेट से मिले कि किसान जो जब नील की खेती नहीं करना चाहते, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं। तो वो बंद किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी की बात जो है वहाँ के कलेक्टर ने मान ली, और सरकार ने आदेश दिया कि नील की खेती बंद किया जाए। इस कारण से क्या हुआ कि चंपारण में वो आंदोलन जो है गांधी जी ने जीत लिया। इसी के साथ क्या हुआ, उसके बाद में दो और सत्याग्रह इन्होंने किए थे। जैसे गुजरात में एक हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी 1918 में। और 1918 में एक और आंदोलन इन्हें जीते थे, जिसको बोलते हैं
अहमदाबाद मील हड़ताल, और एक हुआ था बारदोली में, एक सत्याग्रह हुआ था। बारदोली कह रहे हैं, खेड़ा में, खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे भी किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई थी, और किसान जो है क्या कर रहे थे, जो लगान है, टैक्स था, वो बढ़ा दिए थे। किसान मांग कर रहे थे कि टैक्स जो है कम किया जाए, अंग्रेज इसको बढ़ा रहे थे। उसके खिलाफ जो है गांधी जी गए वहाँ, हड़ताल किए थोड़ा सा, फिर अंग्रेज उनकी बात मान गए। तो कहने का मतलब ये है कि 1917 और 1918 में दो, चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में जो दो सत्याग्रह हुए, एक अहमदाबाद मील हड़ताल और दूसरा खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा सत्याग्रह, इन तीन आंदोलन को करने के बाद में गांधी जी को पक्का विश्वास हो गया था कि अगर हम सत्याग्रह अहिंसा के मार्ग पे चलें तो अंग्रेज जो हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, देश जो है छोड़ के चले जाएंगे, और लोगों को भी विश्वास हो गया कि चलो इतने दिन से अंग्रेज हमारे ऊपर हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, वो भी क्या, उनसे उनके एक दिन मुक्ति मिलेगी। इसी बीच क्या हुआ, एक चीज और है इसमें, एक क्लू है ये। अब ये तीन जो आंदोलन हुए, इसके कारण लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास जो है गांधी जी पे बढ़ रहा था, और जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को अपना नेता क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। एक चीज और इसमें लॉजिक है, बताना चाहूंगा। 1914 में जब आंदोलन शुरू हो रहा था ना, तो आंदोलन जब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो जाने के पक्ष में नहीं थे। जाने के पक्ष का मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए पक्षधार थे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि युद्ध हमारे देश के लिए थोड़े ना, हमको आज़ादी दो, हमें किसी देश से लड़ने नहीं लड़ना है। तो 1915 में जब गांधी जी आए, तो गांधी जी से बात किया किसने, अंग्रेजों ने। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हमारे सैनिक, इंडिया के जो सैनिक आपकी तरफ से लड़ेंगे, अगर आप युद्ध में विजयी हो जाएंगे तो आपको भारत को जो है थोड़ा सा हमको आज़ादी देनी पड़ेगी। आज़ादी इन सेंस कि हमको थोड़ा सा कि प्रोविंशियल जो प्रांतीय सरकारें हैं उसमें कांग्रेस को बनाने के लिए सरकार बनाने की अनुमति जो है मिलनी चाहिए। तो इस बात पे जो अंग्रेज एग्री हो गए, और एग्री होने के बाद में इंडिया के जो सैनिक है ब्रिटेन की तरफ से लड़ने चले गए। तो हुआ क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अंग्रेज उसमें जीत भी रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो वादा किया था वादे से मुकर गए, और उन्होंने एक कानून बना दिया उस टाइम जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कानून बनाया गया, इसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, रॉलेट एक्ट मतलब कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, सरकार की अगर बुराई करता है, तो उसको जो सरकार जो है बिना ट्रायल के, यानी उसको मुकदमा नहीं चलाएंगे, सीधे उठा के कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ बोलता है, या शक के आधार पर भी जो पुलिस है उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल सकती है। तो ये तो बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से घोर अपराध था। और ये जो कानून था ये पारित किया गया था जो ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वहां पे। अब इस एक्ट के द्वारा जो है सरकार को बहुत ज्यादा जो है शक्तियां मिल गई थी। तो अब जो रॉलेट एक्ट आया था, इस रॉलेट एक्ट में तो बहुत सारी चीजें थी, इसको बोलते थे मुंह बंद करने वाला कानून, यानी अब सरकार की बुराई अब कर ही नहीं सकते, करेंगे जेल चले जाएंगे। तो इस ये जो एक्ट था, इस एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि जो है 6 अप्रैल 1919 को कि हम जो है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, और सरकार से मांग करेंगे कि वो हमको क्या दे, स्वशासन दे, और हमारा देश छोड़ करके जाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हड़ताल किया। हड़ताल में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं अपनी दुकानें ना खोलें, हड़ताल करें, कोई अपने जॉब पे नहीं जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है गांधी जी को समर्थन मिला। समर्थन में क्या हुआ कि जो अब गांधी जी क्या हुआ, पैदल ही ऐसे निकल पड़े, जिस गांव से, जिस शहर से वो गुजरते थे, उनके पीछे पीछे लोग जो है लाइनों में लग करके आगे बढ़ने लगे। तो अलग अलग शहरों के लोग उनके पीछे आ गए, दुकानें बंद हो गई, रेल कारखान पे जो मजदूर जाते थे काम करने के लिए वो हड़ताल पे चले गए। सारे लोगों ने एक साथ होकर के कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमको जो है निर्णय लेना है, सारे लोग निकल पड़े। अब ये तो कानून पारित हुआ ही था, रॉलेट एक्ट, जिसमें बोला गया था कि जिसको भी सरकार चाहे जेल में डलवा सकती है। अब इसी का इस्तेमाल करके सरकार ने वहां ऑर्डर दे दिया कि सारे जो नेता हैं उनको जेल में डाल दो। तो धीरे धीरे पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने डालने लगी। तो गांधी जी कहाँ जा रहे थे, गांधी जी वहां से निकले थे मार्च करके, वो सारे लोगों को एक साथ लेकर के दिल्ली जाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार दिल्ली में रहती थी। तो गांधी जी पे ये कह दिया गया कि दिल्ली पे अगर दिल्ली में उनका प्रवेश जो है वर्जित कर दिया, अगर रोड से अगर आ रहे हैं तो गांधी जी को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये सब चीज चल ही रहा था, तो 9 अप्रैल को चीज हुई थी, 6 अप्रैल को कि ये हड़ताल हो रहा था।
अब क्या हुआ कि अमृतसर में एक जगह है, पंजाब में जगह अमृतसर। तो अमृतसर में एक बाग है जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग। उसमें क्या हुआ कि लोग जो है इसी रॉलेट एक्ट पे बात करने के लिए, एक बाग था, बगीचा है, उस बगीचे में 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो है कुछ हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल मीन्स वही जो रॉलेट एक्ट का उसका विरोध करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो अब वहाँ पे जो जुलूस निकाल रहे थे नेता लोग, दो नेता थे जिनको बोलते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो वो वहाँ पे भी लोग बैनर पोस्टर निकाल करके रोलर एक्ट का विद्रोह कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो पुलिस थी उन्होंने उनको गई गिरफ्तार करने, तो वो लग लगे हंगामा करने। तो जब हंगामा करने लगे तो पुलिस ने गोली चला दी। अब गोली चलाने के कारण क्या हुआ कि गोली चली, तो गोली चलाने के कारण जो है कुछ लोगों पे, जो सरकारी संस्थान है जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, पुलिस थाने, वहाँ पे लोगों में क्या कर दिया, हंगामा कर दिया थोड़ा सा। इसको देख करके पूरे के पूरे अमृतसर में गवर्नमेंट ने क्या लगवा दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है एक साथ चार लोग कहीं जा नहीं सकते, अगर जाएंगे सेना के पास इतना अधिकार है कि वो गोली चला सकती है। ठीक है। तो वहां का जो सैन्य कमांडर था उस इलाके का, जो बटालियन है, तो उसका नाम था जनरल डायर। तो क्या हुआ कि अब देखिए 10 अप्रैल को हुआ था सारी चीजें, वहां कर्फ्यू लगा दी गई थी। अब 13 अप्रैल को पंजाब में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे हमारे वहाँ ये मनाई जाती है ना खिचड़ी, वैसे ही वहाँ की पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में एक मेला लगा था, जहाँ पे हजारों 2000 लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े लोग, वहाँ पे क्या गए थे, मेले में शरीफ लोग होने लगे थे। तो ये जो जनरल डायर था, इसको ये लगा, जनरल डायर को ये लगा कि ये लोग जो है आए हंगामा करने के लिए, सरकार के खिलाफ कुछ बातचीत करेंगे। इसीलिए इसने क्या किया, इतना बेवकूफ आदमी था ये कि इसने क्या किया कि पूरा का पूरा जो बाग था चारों तरफ से सैनिकों से घेरवा दिया। और जितने भी वहां पे सैनिक थे, धड़ 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 कहा कि सब गोली फायरिंग स्टार्ट करो। और फायरिंग जो है उसने स्टार्ट करवा दी। और पूरा का पूरा चूंकि बाग जो है चारों तरफ से इसको घेर लिया गया। अब घेरवा करके इसने क्या किया, चारों तरफ से गोली चलवानी शुरू कर, जितने लोग थे सबको भून डाला। कुछ जो लोग थे उस गोली खाने से बचने के लिए, वहां पे कुआं था, कुएं में लगे कूदने। ऐसे कर करके लगभग 2 से 3 हजार लोग जो है मारे गए थे, चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून। इसको बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्या कांड बोलते हैं। अभी जैसे ही ये मामला पूरे लोग और देश में, देश के कोने कोने में फैला, चारों तरफ जो है पूरा का पूरा जो देश था सन्न रह गया था कि अरे ये क्या हो गया। ये इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए। ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में यहाँ पे जो रेड थोड़ा सा टिप देख रहा है, ये पंजाब है। ये पंजाब का मैप बड़ा करके थोड़ा सा जूम इन करके, ये पंजाब में जो अलग अलग कलर दिख रहा है ये हैं इनके डिस्ट्रिक्ट्स। इस डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट है ब्लू कलर के, यानी पंजाब के वेस्ट साइड में है अमृतसर। इसी अमृतसर में वो बाग था जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। और वहाँ पे आज जो है ये जालियांवाला बाग के थोड़ी सी बाउंड्री करके यहाँ पे एक मूर्ति टाइप में बनाई गई है। तो ये लोकेशन दिमाग में रहे कि जालियांवाला बाग है कहाँ। ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, दो पिक्चर्स हैं। ये सारे लोग जो गोली खाने के बाद, जब भी फायरिंग हो रही थी तो गोली खाने के बाद जो लोग ऐसे बेहोश हो रहे थे, कुछ सारे लोग सारे मारे गए। और ऐसे जो है पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो थे सैनिक थे, इन्होंने कैसे अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, सारे के सारे लोग क्या हो गए, मारे गए थे। तो इसने ये किया कि जनरल डायर ने क्या किया कि पूरा का पूरा बाग ऐसे चारों तरफ से घेराबंदी करवा करके सारे लोगों को गोलियों से भून डाला, और एक भी लोग वहां बचे नहीं थे। उसमें छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, औरतें, नौजवान लड़के, सारे लोग, बहुत सारे लोग थे। सारे लोगों को इसने मरवा दिया। अब जैसे ही लोग मारे गए ना, तो पूरा का पूरा जो है सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हुआ कि सरकार जो है कैसे निर्दयी तरीके से चारों तरफ फैल रही थी। तो जो गांधी जी ने आंदोलन को प्लानिंग कर रहे थे कि 6 अप्रैल को हम जो हड़ताल करेंगे, अब चूंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो मारना का मतलब हो गया हिंसा। गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी, तो वो क्या किए कि अपना आंदोलन जो है वापस ले लिए कि आज से हम हड़ताल नहीं करेंगे। अब ये जो रॉलेट सत्याग्रह था ये बेसिकली कहाँ तक था, ये शहरों तक सीमित था, गांव के लोगों के पास ये पहुंच ही नहीं सका। तो गांधी जी ये चाहते थे कि अगली बार जब भी हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, यानी सत्य के मार्ग पे चल के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें जो है केवल शहर के लोग नहीं होने चाहिए, गांव के लोग भी होने चाहिए, उसमें केवल हिंदू नहीं होने चाहिए, मुस्लिम भी होने चाहिए, यानी समाज के हर एक तबके का समर्थन होना चाहिए।
अब ये मुद्दा बना फिर से 1919 में ही, 1919 में, जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कौन की, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। खिलाफत जो है, टर्की में, टर्की जो कंट्री था ना, जिसको मैंने बता रहे थे कि वहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ शासन हुआ करता था, तो ऑटोमन साम्राज्य के जो धार्मिक गुरु थे उनको बोलते थे खलीफा। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियों की तरफ से टर्की जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तुर्की जिसको बोलते हैं, लड़ाई लड़ रहे थे, वो हार गए। हारने के बाद क्या हुआ कि जो, और ये जो मित्र राष्ट्र है जिसमें अंग्रेज भी थे, इन्होंने क्या किया कि टर्की के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया। हटाने के बाद क्या किया कि वहाँ पे जो है कि नॉर्मल वहाँ पे लोग रहेंगे और वहाँ पे कोई भी धार्मिक गुरु नहीं रहेगा। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो इंडिया में मुसलमान थे वो क्या हो गए, इससे से चिढ़ गए कि हमारे धार्मिक गुरु, हमारे खलीफा को तुम कैसे हटा सकते हो। तो इसका फायदा, जो भावना अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना निकली किसकी, मुस्लिमों की, तो गांधी जी को ये लगा कि यही अच्छा मौका है कि अगर मुस्लिमों की तरफ से हम लड़ाई लड़ेंगे, उनका अगर सिंपैथी जीतते हैं, तो जीतने के बाद में क्या होगा कि जब हमको सत्याग्रह करने जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम जो है दोनों एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। तो गांधी जी को ये लगा कि एक बहुत अच्छा मंच है कि अगर हम आंदोलन करते हैं इंडिया में खिलाफत, इसीलिए इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, गांधी जी को ये लगा कि ये अच्छा मंच है, इसको स्टार्ट करते हैं, जिससे हमको मुसलमान जो है उनका भी क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा। इसके लिए क्या हुआ कि बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई 1919 में ही। तो इस खिलाफत कमेटी को बनाने वाले जो दो लोग थे, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे। और जो मोहम्मद अली शौकत अली थे, ये दोनों भाई थे, इन्होंने कमेटी बनाई कि अंग्रेजों के खिलाफ हमको क्या करनी है, लड़ाई लड़नी, और ये मांग करनी है कि जो खलीफा को अपने उनके पद से हटाया है उनको वापस वहां पे रखा जाए। तो गांधी जी भी यही चाहते थे, तो गांधी जी गए कांग्रेस का उस टाइम पे जो है अधिवेशन होने वाला था 1920 में। तो उन्होंने ये एक मांग रखी कि आज के बाद से हमको क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए। स्वराज का मतलब कि हमारा जो देश है हमें सौंप दो और हमारा देश छोड़ करके चले जाओ। तो स्वराज की मांग के लिए और खिलाफत आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों से मुस्लिमों का रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका आदर भाव और उनके धार्मिक गुरु को उनका देश लौटाने की मांग करने के लिए गांधी जी ने कहा कि हम एक अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो इसका नाम रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसका प्रस्ताव पारित किया गया, ये आंदोलन हमें करना है, सविनय अवज्ञा करनी है। यानी जो भी उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, जो भी उनके दिशा निर्देश दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, उसको हम क्या करना है, मांगने से उनको इनकार करना है। तो इसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया गया, असहयोग, यानी अंग्रेजों का कोई भी सहयोग हमको नहीं करना है। तो गांधी जी ने, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्वराज। तो स्वराज 1909 में जब लिखे थे, कहाँ थे, जब ये दक्षिण अमेरिका में थे, तो उसमें लिखा था कि भारत में जो अंग्रेजी राज थे ना, भारत में जो अंग्रेजी राज जो सन 1600 ईस्वी में इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, ये आज हमारे देश पे कंट्रोल, हमारे देश पे शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीयों ने, किसने, भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। और इसी सहयोग के कारण जो अंग्रेज जो है हमारे देश पे हुकूमत करते रहे। तो इनका ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज हमसे हार जाएंगे, और हार जाएंगे और देश छोड़ करके क्या हो जाएंगे, देश छोड़ करके चले जाएंगे, वो भी कब, 1 साल के अंदर, और हमको स्वराज मिल जाएगा। तो गांधी जी को यही विश्वास था कि यदि भारतीय लोग क्या करें, सहयोग करना बंद कर दें, तो अंग्रेजों के पास देश को छोड़ के जाने का अलावा कोई चारा नहीं था। तो इसमें बेसिकली क्या करना था, कैसे आप असहयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रस्ताव थे। पहला चीज ये कि अंग्रेज सरकार ने अगर किसी को कोई उपाधि दी है, जैसे कि लाला लाजपत राय थे पंजाब से, उनको अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी कि अरे आप तो पूरे भारत के राजा टाइप में हैं। तो ऐसी अगर कोई उपाधियां दे रही हैं, उपाधि आप किसी को भी देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसको अपने में मिला रहे हैं। तो पहला चीज ये करना था कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से अगर अंग्रेजी सरकार ने आपको कोई उपाधि दी है उसको वापस कर दीजिए कि हमको नहीं चाहिए। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज थी, सेना थे, पुलिस थे, कोर्ट थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल थे, बहिष्कार करना। बहिष्कार का मतलब, अगर सिविल सर्विस हैं आपको, आप अंग्रेजी शासन के अंदर अगर कलेक्टर हैं, या फिर आप किसी पुलिस के थाने के थानेदार हैं, या फिर
अंग्रेजों की सरकार की तरफ से सेना में काम करते हैं, या कोर्ट में आप जज हैं, वकील हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं, अगर आप छात्र हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो अगर आप अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो सर्विस पे नहीं जाना आज के बाद से। सेना में काम कर रहे हैं तो आज के बाद से अगर किसी भी भारतीय पे अगर अंग्रेज अधिकारी आपको कह रहे हैं गोली चलाओ, गोली चलाने से मना कर देना है। अगर आप वकील हैं तो आज से आपको कोर्ट नहीं जाना है वकीली करने। अगर आप जज हैं तो आज से आपको जज में फैसले नहीं सुनाने जाने। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज से अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाना। ये तरीका था क्या करने का, असहयोग करने का, जिसको गांधी जी ने ये मंत्र दिया था। तीसरा इसमें प्रस्ताव ये किया गया था कि जितने भी विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्तुओं का मतलब अगर आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आपके घर में अगर कोई वस्तु इस्तेमाल हो रही है अगर विदेश में बनी हुई है, दूसरे देश में बनी हुई है, तो उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको जला देना है। इसीलिए बोलते हैं इसको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट, अगर सरकार अगर अपनी दमनकारी, जैसे कि आप उसका काम करने से इनकार कर दे रहे हैं, उनके ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो अगर सरकार क्या करे, आपके ऊपर गोली चला रही है, आपको दमन का सहारा कर रही है, तो आपको फिर भी आपको क्या करना है, अहिंसा का मार्ग जो है नहीं छोड़ना। ये पूरा का पूरा जो है अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, ये पूरा का पूरा प्रस्ताव पारित किया, लोग जो है करना शुरू कर दिए। अब करते गए करते गए करते गए तो अंग्रेज चुप थोड़े न रहने वाले थे। तो ये जो आंदोलन था 1920 में स्टार्ट हो गया, 1920 में स्टार्ट हो गया, 1921 तक ये चलता रहा। 1921 के जनवरी तक ये चलता रहा और समाज के विभिन्न जो वर्ग थे, उसमें हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, गांव के लोग थे, महिलाएं थी, सारे लोग जो है इसमें कूद पड़े और सारे लोग अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, इसमें सहयोग कर रहे थे, गांधी जी का सहयोग कर रहे थे। लेकिन असहयोग किसका कर रहे थे, अंग्रेज। गांव में जो किसान थे उन्होंने जमींदारों को जो है टैक्स देने से मना कर दिया कि हम टैक्स ही नहीं देंगे। तो गांधी जी ये सब इसलिए करना चाहते थे कि उनको ये लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे और हमको क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। लेकिन जो लोग भी ये आंदोलन में कूदे, उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था। मतलब ये कि अगर शहर में आंदोलन हो रहा था तो उसके लिए शहर में जो मध्य वर्ग था, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका आंदोलन में अच्छी भागीदारी थी। छात्र जो थे, पढ़ने वाले थे, वो क्या कहते, सरकारी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, कोई पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जो टीचर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकील जो है न्यायालय नहीं जा रहे थे, वकीलों ने जो अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास में जो चेन्नई है आज, वो मद्रास पहले कहला था, तो वहाँ पे जो राज्य काउंसिल में चुनाव होने वाला था, राज्यों में चुनाव होने वाला था, जितने भी राजनेता थे उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी थी जिसका नाम है मद्रास जस्टिस पार्टी। यहाँ के लोग ब्राह्मण नहीं थे, मतलब जो समाज के जो कहते हैं ना कि छुआछूत वाली भावना, तो जो जस्टिस पार्टी तो इसमें कौन से लोग थे, जो दलित समाज के लोग होते हैं वो थे। तो ये लोग जो थे, इनका ये मानना था कि अगर अंग्रेजों से कोई बात मनवानी है तो चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप जीत जाएंगे, और जीत करके जब विधायिका में जाएंगे तो सरकार कोई कानून बना रही है, कानून क्या कर रही है, अगर बना रही है तो उसको आप अपना उसके विपक्ष में वोट करके सरकार को रोक सकते हैं। यही एक तरीका कि चुनाव लड़िए, जीतिए, विधायिका में जाके सरकार का विरोध करिए। ऐसे सड़कों पर उतर के अगर हड़ताल करेंगे तो अंग्रेज कभी देश छोड़ के जाने वाले नहीं है, उनका ये मानना था। तो चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, लेकिन जो जस्टिस पार्टी थी इन्होंने चुनाव लड़ा। इनकी थिंकिंग थोड़ी सी अन्य लोगों से अलग थी। विदेशी वस्तु जो थे उनका बहिष्कार किया गया। जो शराब की दुकानें थी, अंग्रेजी सरकार की शराब की दुकानें, उस पर क्या किया गया, घेराव किया गया। जो विदेशी कपड़े थे उसको रोड पे जैसे पुतला नहीं जलाते हैं तो वैसे जो होली जलाए गए। तो 1921 और 22 यानी पूरे एक साल के भीतर जब ये बहिष्कार आंदोलन होने लगे तो जो विदेशी वस्तु का जो आयात है वो घट के आधा हो गया था। मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपए का सामान अगर मंगाया जाता था, वो पूरे एक साल के अंदर घट के कितना हो गया, कोई खरीदता ही नहीं था इंडिया में। इतना जबरदस्त जो बहिष्कार आंदोलन चला, उसका आयात घट के कितना रह गया था, आधा रह गया था। 102 करोड़ के कपड़े बनाए जाते थे पूरा उस टाइम का, सोच लीजिए, आज से 100 साल पहले की बात है। 102 करोड़ रुपए का जो सामान मंगाया जाता था वो घट के कितना रह गया, 57 करोड़ रुपए रह गया था। और बहुत ज़्यादा जो है जो बहिष्कार करने के कारण कपड़ों की मांग में कमी आई।
तो ये तो हो गया शहरों में आंदोलन। गांव में आंदोलन कैसा चल रहा था? तो गांव में जब आंदोलन फैला तो इसमें किसान हो गए, आदिवासी हो गए, ये आंदोलन में कूद पड़े। अवध में एक व्यक्ति थे, अवध यानी ये जो आगरा है, उत्तर प्रदेश का आगरा इसको बोलते थे उस टाइम में। तो वहां पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने क्या किया, किसान आंदोलन की अगुवाई, कोई सन्यासी थे, सन्यासी थे। तो पहले क्या होता था कि पहले बधुआ मजदूर बना करके, आपको गुलाम बना करके दूसरे देशों में ले जा करके, जैसे ले जा करके गुलाम बना करके वहाँ खेती करवाते थे अंग्रेज। तो ये भी उसी का एक गुलाम थे, ये फिजी में जा करके काम कर चुके थे बाबा रामचंद्र। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि अब चूंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, तो इनके लिए स्वराज का मतलब हो गया कि जो जितने भी जमींदार हैं, जमींदारों को क्या कर, जमींदार हो गए, तालुकदार हो गए, इनको क्या करना है कि टैक्स ही नहीं देना, एक भी रुपये टैक्स नहीं देना, मांगने हैं तो उनको पीट के खदेड़ देना है। तो इनकी ये मांग थी कि मालगुजारी कम किया जाए, टैक्स जो अब ले रहे हैं उसको कम करो, बेगार खत्म करो, फ्री में किसी से काम नहीं करवाना, काम करवाना है तो पैसा। और जो कठोर जमींदारी है, जो जबरदस्ती आके हमारे साथ निर्दयी रूप से व्यवहार करते हैं, इनको जो है समाज से निकालना है। समझ में आई बात? तो जून 1920 में ये जो बाबा जी आंदोलन कर रहे थे अवध में, अब इसको देखने के लिए, अब चूंकि एक नेता थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, अभी यंग थे, इनकी उम्र भी 19-20 साल रही होगी इस टाइम। तो ये जो है इनके साथ ये जो बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र कैसा आंदोलन कर रहे हैं उसको देखने के लिए कहा गांव का दौरा करना शुरू कर दिया, वो किसानों की समस्याओं को समझे। और तब जाकर के अक्टूबर में एक सभा बनी जिसको बोलते हैं अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा की जो अगुवाई थी, इसके नेता कौन थे कि जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र, कुछ और जो लोग थे वहाँ के जो नामी गिरामी, इन्होंने क्या किया, इस मांग का समर्थन किया कि नहीं सही बात है, लगान को कम किया जाए और किसानों को इनकी जमीन जो है लौटाई जाए। और ये आंदोलन चलता रहा। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अवध के आंदोलन को व्यापक रूप से क्या किया, असहयोग आंदोलन से जोड़ने में सफल भी रही। और कई स्थान पे जो किसान थे उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी का नाम लेकर के, जो गांधी जी का नाम लेते थे, कहते थे कि गांधी जी ने मना किया टैक्स ही नहीं देना है। आदिवासी जो लोग थे वो कहते थे कि गांधी जी ने मना किया है कि जितनी वन की उपजें हो आदिवासियों के, किसी को देना नहीं। तो ऐसे कर करके गांधी जी का नाम ले ले करके बहुत सारा जो आंदोलन है ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन एक दिन वो घटना घट गई जिसके कारण गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। वो घटना कौन सी थी कि गांधी जी 1 से 1.5 साल तक चले आंदोलन को कहे कि नहीं अब बंद, अब बिल्कुल नहीं होगा। इसके बारे में जानेंगे लेक्चर नंबर 2 में। सो बी एक्साइटेड, टेक केयर, बाय बाय।